हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जो कि है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, जिसमें एक पेपर होता है स्टैटिस्टिक्स, और आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। तो एक बार फिर से हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये होता है एक सिंगल वैल्यू। अ सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट्स एन एंटायर सेट ऑफ डेटा। एक सिंगल वैल्यू जो कि डेटा के पूरे सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो उनमें से कोई एक वैल्यू जो उन सब को रिप्रेजेंट करती हो, उन सब की रिप्रेजेंटेटिव हो, तो उसी को हम बोलेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इसे एवरेज या फिर मेजर्स ऑफ लोकेशन भी कहा जाता है। एवरेज या फिर मेजर्स ऑफ लोकेशन। ओके, अब इसके टाइप्स कितने होते हैं? तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फर्स्ट इज मैथमेटिकल एवरेजेस, सेकंड इज पोजिशनल एवरेजेस, एंड थर्ड इज कमर्शियल एवरेजेस। ठीक, उसके बाद जो मैथमेटिकल एवरेजेस होता है वो भी, उसके भी 3 टाइप्स आप बोल सकते हैं। They are further divided into 3 parts. First is arithmetic mean, second is geometric mean, and third is harmonic mean. जिनको कि हम arithmetic mean को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, geometric mean को हम g से, और harmonic mean को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। पोजिशनल एवरेजेस में आता है मीडियन और मोड। मीडियन को m या फिर me से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और मोड को z से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है कमर्शियल एवरेजेस। कमर्शियल एवरेजेस में मूविंग एवरेज आता है, प्रोग्रेसिव एवरेज आता है, और कंपोजिट एवरेज आता है। तो आज हम पढ़ेंगे एरिथमेटिक मीन के बारे में, जो कि मैथमेटिकल एवरेज का एक टाइप है। एरिथमेटिक मीन, जिसको कि हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, एक्स बार से। ठीक है, तो एरिथमेटिक मीन सिंपली इसको सिंपल एवरेज भी बोला जा सकता है। जितनी भी वैल्यूज़ हमको दे रखी हैं, अगर हम उनका एवरेज निकालेंगे तो वो ही उसी को हम एरिथमेटिक मीन कहेंगे, जिसको कि हिंदी में समांतर माध्य भी बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन होता है। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा मतलब होता है सम। किसका सम? जितनी भी वैल्यू हमको दे रखी हैं उन सब का सम, और उन सब का सम करके, उन सब का योग करके उनको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से, मतलब जितनी वैल्यू हमको दी गई हैं, चाहे हमको 8 दी गई हैं, चाहे 9 दी गई हैं, चाहे 10 वैल्यूज़ दी गई हैं, उसमें से डिवाइड करके जो भी नंबर हमें मिलेगा उसी को हम एरिथमेटिक मीन कहेंगे। अब एरिथमेटिक मीन भी 2 तरह का होता है, सिंपल एरिथमेटिक मीन और वेटेड एरिथमेटिक मीन। ये 2 मीन आपके आ जाएंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे सिंपल एरिथमेटिक मीन के बारे में। सिंपल एरिथमेटिक मीन क्या होता है? यहाँ पर मैंने फॉर्मूले आपको दे रखे हैं। ये टोटल जो है, टोटल 9 फार्मूले हैं। 9 फार्मूले क्यों हैं? क्योंकि अलग अलग सीरीज़ में अलग अलग फार्मूले हैं। सीरीज़ कितनी होती है? सीरीज़ होती है 3, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, और कंटिन्यूस सीरीज़। ओके, तो इंडिविजुअल सीरीज़ में भी 3 मेथड होते हैं एरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के। हम जिस भी मेथड से इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर सेम ही आएगा। तो जैसे डायरेक्ट मेथड में हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन होगी। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला ये है, और स्टेप डिवीजन का मेथड का फॉर्मूला ये है। तो आपको सारे फॉर्मूले यहाँ पे दे रखे हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ में तीनों मेथड से, डिस्क्रीट सीरीज़ में तीनों मेथड से, और कंटिन्यूस सीरीज़ में तीनों मेथड से हमको कैसे कैलकुलेट करना है अरिथमेटिक मीन को, सारे फॉर्मूले आपको दे रखे हैं। सीरीज़ आपको पता ही होगा, इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है? इंडिविजुअल सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, जिनमें केवल वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती है, या फिर आवृत्ति नहीं होती है। डिस्क्रीट सीरीज़ कौन सी सीरीज़ होती हैं? जिनमें फ्रीक्वेंसी तो होती है लेकिन क्लास इंटरवल नहीं होता है, वर्ग अंतराल नहीं होता है। और कंटिन्यूस सीरीज़ कौन सी होती हैं? जिनमें कि फ्रीक्वेंसी होती है, और जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में होती हैं, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। इस तरह की सीरीज़ आपने देखी होंगी। तो इस तरह की जो सीरीज़ होती है उन्हीं को हम कंटिन्यूस सीरीज़ बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसके डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज़ में किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं वो हम देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। तो एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें हमको वैल्यूज़ दे रखी हैं। टोटल हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं, 15, 20, 30 आप काउंट कर सकते हो। टोटल ये कितना है? 10 है। और ऊपर क्वेश्चन में भी दे रखा है 10 विद्यार्थियों का जेब खर्च इतना इतना है। ये सब वैल्यूज़ हमको दे रखी है। अच्छा, जितनी भी हमको वैल्यूज़ दे रखी हैं
उन सबको हमने प्लस करना है। इनको हम एक्स से डिनोट करेंगे, ये सब वैल्यूज़ एक्स हैं और इनका हमें समेशन निकालना है, सिग्मा एक्स हमें कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 340, इन सबको प्लस करके आ गया हमारा 340। अब 340 को, क्योंकि आपको पता है कि एक्स बार मतलब कि एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स बाई एन। तो सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स हमने कैलकुलेट किया था, सिग्मा एक्स है 340 अपॉन, इसको किससे डिवाइड करेंगे, कितनी वैल्यूज़ है टोटल, कितनी वैल्यूज़ है 10 वैल्यूज़, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 34। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये जो फॉर्मूला था, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट मेथड से हमने कैलकुलेट किया है अभी। अब हम इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे। ओके, तो शॉर्टकट मेथड में इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, आप ऊपर देख सकते हो। शॉर्टकट मेथड में इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। अब पहले तो हमें पता था कि सिग्मा एक्स क्या होता है, एन क्या होता है, ये हमें पता था, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि ए क्या होता है और डी क्या होता है। तो वो हम अभी देखेंगे कि ए क्या होता है और डी क्या होता है, क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वो है सेम क्वेश्चन है और इसमें मैं आपको बता दूं कि ए, सबसे पहले ए क्या है, ए को हम बोलते हैं कल्पित माध्य। कल्पित माध्य मतलब जितनी भी हमको वैल्यूज़ दे रखी हैं उनमें से किसी भी एक को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। जैसे इसमें 40 को हमने कल्पित माध्य मान रखा है। ओके, तो 40 को क्या करेंगे हम, जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उन सब वैल्यूज़ में से हम 40 को माइनस कर देंगे। जैसे 15 माइनस 40 कर देंगे, 20 माइनस 40 कर देंगे, 30 माइनस 40। ये हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें डी कैलकुलेट करना है और डी का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो सबसे पहले अगर आपको स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से आपकी टेबल भी बनेगी। अगर आपको फार्मूला पता है, आपको फार्मूले में ये पता है कि हमें ए प्लस सिग्मा डी बाई एन हमें कैलकुलेट करना है। ए हमें पता है, ए 40 हमने मान लिया इसको कल्पित माध्य, और डी हमें पता है कि हमें डी कैलकुलेट करना है। तो डी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस ए को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि डी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है। एक्स आपको पता है 15 है, ए आपको पता है 40 है, तो 15 माइनस 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस 40, 30 माइनस 40। तो इनको माइनस करके ये आपके पास कुछ नंबर्स आ गए हैं, जैसे -110। जितने भी माइनस वाले डिजिट थी उन सबको हमने, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए इन सबको प्लस करके हमारा आंसर आता है -110, और इन सब वैल्यूज़ को प्लस करके हमारा आंसर आता है +50, और इसे कैलकुलेट करके हमारा आंसर आता है -60। तो जो -60 है ये है सिग्मा डी, ये क्या है सिग्मा डी है -60। अब हमारे पास सिग्मा डी भी है, हमारे पास एन भी है और हमारे पास ए भी है। तो जब ये सारी चीज़ें हमारे पास है तो फॉर्मूले में हम इसको रखेंगे। ओके, अच्छा, सिग्मा डी हमें पता है -60 है, सिग्मा डी हमें पता है -60 है, एन हमें पता है 10 है, पहले भी आपको पता है कि वैल्यूज़ टोटल 10 है। अब इसका आंसर आ गया -6। ओके, तो -6 है सिग्मा डी अपॉन एन। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर अब वैल्यूज़ रख सकते हैं। ए की वैल्यू है 40, क्योंकि ए हमने कल्पित माध्य 40 मान रखा था, प्लस सिग्मा डी बाई एन अभी हमने कैलकुलेट किया, सिग्मा डी बाई एन है -6, 14 -6। तो यहाँ आप देख सकते हो 14 प्लस माइनस का -6, ये हो गया 34। तो आंसर हमारा सेम आया। आप देख सकते हो कि आंसर हमारा सेम आया, शॉर्टकट मेथड से भी और डायरेक्ट मेथड से भी। तो दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आया, जो कि है 34। ये हमारा आंसर है।
ओके, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये अभी केवल इंडिविजुअल सीरीज़ के क्वेश्चन मैंने आपको कराए, इंडिविजुअल सीरीज़ के। और केवल इंडिविजुअल सीरीज़ ही नहीं है, डिस्क्रीट सीरीज़ भी है। डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे हम तीनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो आपको बताया जाएगा अगली वीडियो में। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके।